Assalamu alaikum everyone. Yes, today we'll be covering the most important and most awaited topic of IFRS 9, that is expected credit loss model ECL. As it is one of the most important and a detailed topic, हम इसके ऊपर more than one videos cover कर रहे होंगे. Today we will be covering majority of the basics and the background to it. और फिर आगे इंशाल्लाह इन 1 or 2 वीडियोस में हम बाकी डिटेल टॉपिक्स अप्रोच एंड ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस. So IFRS 9 financial instrument expected credit loss model ECL, our today's topic. We starting with the introduction of ECL and then we will go into detail. But before we do that, let's just discuss के IAS 39 में ऐसा क्या था या ऐसा क्या हुआ कि ISV को IFRS 9 को डिसीजन लेना पड़ा कि इम्पेयरमेंट मॉडल्स जितने भी अभी करंटली यूज हो रहे हैं उसको कंप्लीटली चेंज करना, एक डिफरेंट मॉडल के ऊपर मूव करना है जो कि अभी यूज नहीं हो रहा. सो लेट्स डिस्कस दैट. इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड इट के IAS 39 जो है वो इनकर्ड लॉस मॉडल यूज करता है फॉर इम्पेयरमेंट एंड IFRS 9 जो है उसने सजेस्ट किया है ECL मॉडल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल. So what is the change basically? From the word incurred you can understand. IAS 39 क्या बोलता था कि जब event is available, कोई event ऐसा हुआ है, कोई incurrence हुई है ऐसी जिसकी वजह से you feel like कि भाई ये asset जो है ये impair हो रहा है या impair करना चाहिए, then you go on deciding कि भाई इस पे impairment book करनी है and इसके ऊपर जो है वो लॉस अराइज होगा एंड वी विल बुक इट इनटू P&L. एल्स जो है वो बैलेंस शीट के अंदर एसेट फुल वैल्यू पे नजर आता है, इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज नॉर्मल. सो व्हाट हैपेंड वाज सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए स्पेशली टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे लॉसेस रिकॉर्ड हुए इन दैट पीरियड. हुआ क्या एक्चुअली, मेजर लॉन्स एंड रिसीवेबल थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एंड इवन अदर रिसीवेबल्स बाकी एंटिटीज के भी. पीपल वर अनएबल टू पे इन फाइनेंशियल क्राइसिस. तब जो है वो रियलाइजेशन आई कि भाई अनएबल टू पे, अब प्रिवेंट हुआ है, अब कंडीशन एग्जिस्ट करती है, अब जो है ना इसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, बैलेंस शीट्स डिस्टर्ब हुई, P&Ls डिस्टर्ब हुए, प्रीवियसली जो कंसिस्टेंट जो है वो प्रॉफिट दिख रहे थे वो अचानक से जो है वो नीचे चले और मेजर हिट आई इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देन व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, ISB IFRS पीपल दे रियलाइज के यार इवेंट्स तो एग्जिस्ट करते थे पहले भी, जजमेंटल एरिया था, ग्रे एरिया था. फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया तब सब हाईलाइट हुआ, बट पीपल वर एक्चुअली हाइडिंग द इम्पेयरमेंट लॉसेस अगेंस्ट दिस एसेट, और पिछले जो फाइनेंशियल ईयर से उसमें वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ ग्लिच अवेलेबल इन दिस मॉडल. IAS 39 में प्रॉपर्ली जो है वो जजमेंटल मॉडल डिफाइंड था, जजमेंट के बेसिस के ऊपर यू विल स्टडी के भाई ऐसा कोई इवेंट है नहीं एंड यू विल गो फॉर इट. So this was actually the starting point of this discussion के भाई incurred loss model is not correct and we need to move on. From there the discussions went on और फिर finally they come up with IFRS 9, उसके ऊपर discussions हुई and then they finalize expected credit loss model, which is our topic for today. Okay, so what is basically IFRS is trying to cover under ECL? From the background we understand कि हम जो है past incidents को या current events को discuss कर रहे थे, going forward या future looking prospects को discuss नहीं कर रहे थे. IFRS 9 कहता है specifically कि जो है वो अब जो impairment calculate होगी, जो record होगी, उसमें you will also consider forward looking factors and forward looking aspects. इससे क्या होगा एक्चुअली कि एंटिटीज कैन नेवर से कि वी वर नॉट फोरसीइंग एनीथिंग, या अभी कोई इवेंट नहीं है, या अभी इस वजह से इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं गई. अब IFRS 9 कहता है यू विल कंसीडर पास्ट हिस्ट्री एज वेल, करंट इवेंट एज वेल, और फ्यूचर जितने एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कंसीडर करने के बाद यू विल डिसाइड योर इम्पेयरमेंट एंड यू विल बुक इट.
So more comprehensive approach to record it actually. तो इससे एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि जितने भी लॉसेस फ्यूचर में होने हैं वी विल बी अर्ली रिकॉर्डिंग इट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक जो बेसिक फाइनेंशियल्स का या IFRS का जो रूल है दैट वी कॉल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वाला, वो भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल बेटर वे में कवर करता है रादर देन इनकर्ड लॉस मॉडल के भाई फ्यूचर के लॉसेस हैं, अगर लॉसेस हैं तो वी नीड टू रिकॉर्ड इट नाउ, और रेवेन्यूज है तो वी डिफर इट नॉर्मली। वो जो लॉजिक चलती है वही यहाँ पे प्रिवेल करेगी। यस, फ्यूचर इम्पैक्ट्स को जब हम देखेंगे तो मेजर लॉसेस आएंगे, काफी सारी एंटिटीज के अंदर जो है इम्पेयरमेंट नंबर्स चेंज हो जाएंगे, मेजर हिट्स आएंगी इन P&L, और जो है फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स भी जो है डिस्टर्ब होंगी। दैट इज मेनली द रीजन बिहाइंड के शायद पाकिस्तान में इसको वी आर स्टिल थिंकिंग एंड वी डिलेड इट नंबर ऑफ टाइम्स एंड नाउ फाइनली वी डिसाइडेड दैट वी विल टेक दिस इम्पैक्ट वंस एंड फॉर ऑल एंड वी विल मूव ऑन। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है या कैसे you will go for using this expected credit loss model? First of all, simple basic rule, simple mathematics discuss करते हैं, then we will add on complexities in it, then we will discuss कि भाई अब और क्या क्या change आ रहा है, क्या impacts आ रहे हैं। Simple IFRS 9 कहता है expected credit loss calculate करो, identify scenarios करो सबसे पहले, estimate the cash flow shortfall, multiply that losses and sum the result। 4 basic steps जो IFRS 9 डिफाइन करता है फॉर क्रेडिट लॉस मॉडल। बोलते हैं सिनेरियोस डिसाइड करो भाई क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, करंट क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या चल रहा है। अब इसके बाद जो है किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स के जो है वो कैश फ्लो शॉर्टफॉल कैलकुलेट। कैश फ्लो शॉर्टफॉल पहले हम इनकर्ड इवेंट्स के बेसिस पे करते थे, अब यू विल डू इट कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ, अब क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, उसके बेसिस के ऊपर शॉर्टफॉल जितने भी यू एक्सपेक्ट एस्टिमेट करो, इसके बाद उसको सिंपली मल्टीप्लाई करो विद दिस थिंग एंड यू गो टू द रिजल्टेंट थिंग। बेसिक कैलकुलेशन है, वी डिस्कस इट। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो इलस्ट्रेशन यहाँ वी ट्राई टू एक्सप्लेन। We talk about estimated cash flows. Normal, for example, it was rupees 100,000. जब फ्यूचर कैश फ्लोज बनाए और सब कुछ किया तो सब कुछ करने के बाद भी रियलाइज के यार अब जो हमारे पास रिकवरी होगी we will receive only 50,000, आउट ऑफ विच 50,000 जो होगा हमारा फ्यूचर ईयर्स के अंदर वो शॉर्टफॉल होगा। जस्ट एन ब्रीफ इलस्ट्रेशन बनाई है फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन के भाई बेसिक आइडिया क्या है ECL में क्या कैलकुलेशन हो। अब एज्यूमिंगली आफ्टर कैलकुलेटिंग के भाई हिस्ट्री देख ली, करंट देख लिया, फ्यूचर देख लिया, इसके बाद कंपनी डिसाइडेड के भाई 10% जो है दैट इज एक्सपेक्टेड के जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगा। 90% वी एक्सपेक्ट के वी विल रिसीव द फुल। डिफॉल्ट के केस में 50,000 मिलेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी इज लाइक 10%, तो स्ट्रेट अवे यू विल गो एंड यू विल सी के भाई एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के थ्रू जो इम्पेयरमेंट आएगी वो आएगी मेरी 50,000। डिफॉल्ट केस 10% is the probability and I will simply book 5,000 against this loan of 100,000. Simple, basic probability कंपनी डिसाइड करेगी, शॉर्टफॉल डिफॉल्ट कितना होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी। ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फाइनेंशियल्स में एवरीवेयर के भाई ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसमें क्या क्या वी कंसीडर्ड इट एंड एवरीथिंग। इन द एंड यू विल यूज दिस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल टू डिफाइन द इम्पेयरमेंट। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई हाउ दिस ECL थिंग द होल न्यू कॉन्सेप्ट अफेक्टेड। Assumingly future cash flows again 100,000, interest rate 5% है, period is for 1 year, estimated future cash flows principal 100,000 होगा, straightforward, interest will be 5,000 for this year and total estimated cash flow will be 105. We take this as an example कि ये लोन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन है इसकी, तो अब जो है वो
एक और डिटेल अवेलेबल है, दैट इज के जो लेंडर है उसने 2% एडिशनल डिमांड किया है इंटरेस्ट जस्ट फॉर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इट शोज के एक एक्स्ट्रा इनकम है फॉर डिफॉल्ट केसेस के लिए जो है वो रिसीव की जा रही है ऑन दिस लोन ऑफ 100,000। प्रीवियसली क्या होता, नॉर्मल वी वुड हैव रिकॉर्डेड इट, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करते, कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन आ जाती, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या होगा, IFRS 9 के अंदर अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 3,000 एंड लोन इम्पेयरमेंट अलाउंस ऑफ 2,000, दैट इज 2% जो अगर डिफॉल्ट के लिए रिसीव कर रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग जो है कंप्लीट होगी इन न्यू कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम पूरा का पूरा जो है वो अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम में लेके जाते हैं, वी वुड हैव क्लोज्ड इट। जस्ट हाइलाइटिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक कैलकुलेशन जो कि इन्वॉल्व हैं ECL के अंदर, में बी दैट आर नॉट रेलिवेंट प्रैक्टिकली जो है वो हम नॉर्मली मॉडल्स यूज कर रहे होंगे एंड वी विल बी डूइंग इन अ पैकेज। इंडिविजुअल लोन टू लोन डिस्कशंस नहीं चल रही होगी, तो वी विल डू दैट। अभी सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन में ECL की क्या है एंड व्हाट आर दी बेसिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन दैट। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है। Now let's move into detail of it. Recognition and measurement of expected credit losses. As I said, अब जो है हिस्टोरिक डेटा भी देखना होगा, करंट डेटा भी देखना होगा, फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स भी देखने होंगे इंक्लूडिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, जिसकी वजह से ये होगा कि वी विल बी रिकॉर्डिंग अर्लियर रिकॉग्निशन ऑफ द लॉसेस जो कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट में नहीं हो रहा। अब फॉर दैट IFRS 9 ने क्या किया है, IFRS 9 हैव गिवन अस three approaches to record or you can say bifurcate the total financial asset, जिसके बेसिस के ऊपर you will apply different ECL और उसके बाद आप फिर impairment कैलकुलेट करोगे। टोटल impairment for the P&L और for our portfolio will be sum of all three approaches। तीन अप्रोचेस क्या आती हैं, जनरल अप्रोच, सिंप्लीफाइड अप्रोच, क्रेडिट एडजस्टेड अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट बेसिक गेट द अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये किस किस पे अप्लाई होगा और इन तीनों में जो है वो चेंज क्या होगा एक्चुअली और किस तरह से रिकॉर्डिंग चल रही होगी। जनरल अप्रोच के लिए IFRS 9 कहता है कि इट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल अदर लोन्स एंड रिसीवेबल्स नॉट कवर्ड बाय अनदर अप्रोच। मींस जो भी सिंप्लीफाइड अप्रोच में और क्रेडिट एडजस्टेड अप्रोच में नहीं रिकॉर्डेड है वो जो है वो विल बी कवर्ड अंडर जनरल अप्रोच और उसका जो है इम्पेयरमेंट कैलकुलेट होगी यूजिंग द रूल्स डिफाइंड फॉर जनरल अप्रोच। एक रेसिडुअल कैटेगरी है बेसिकली। सो लेट्स मूव ऑन टू सिंप्लीफाइड अप्रोच फर्स्ट। क्वालिफाइंग ट्रेड रिसीवेबल्स, IFRS 15, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स एंड लीज रिसीवेबल्स स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया IFRS 9 ने कि ये तीन चीजें जो हैं जिसके लिए यू विल बी यूजिंग सिंप्लीफाइड अप्रोच। क्वालिफाइंग ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, IFRS 15 के कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स के लिए, लीज रिसीवेबल्स के लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच यूज होगी। What are these qualifying trade receivable? We'll discuss this in detail. एक एक अप्रोच को हम जनरल अप्रोच को, सिंप्लीफाइड अप्रोच को, क्रेडिट एडजस्टेड अप्रोच को इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन बिलो कैलकुलेशन कॉलम और एक एक को we will deal in detail. अभी for the timing it's enough कि trade receivable, IFRS 15 contract asset and lease receivables are covered under simplified approach. Credit adjusted approach क्या है फिर? Assets that are credit impaired at initial recognition. सिंपल है, जो एसेट्स हैं ऐसे जो इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे ही ऑलरेडी वो इम्पेयर्ड हैं तो उसके ऊपर जो है क्रेडिट एडजस्टेड अप्रोच यूज हो जाएगा और वी विल डिस्कस अगेन इन डिटेल इन बिलो कैलकुलेशंस के भाई ये कौन से एसेट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी कि भाई कोई हमने जो है डिस्काउंट पे कोई एसेट परचेज किया है, आइडियली इफ इट्स डिस्काउंट इट शोज समव्हाट के इसमें कोई क्रेडिट इम्प्रूवमेंट अवेलेबल है। सो इफ एनी एसेट जो कि सिंप्लीफाइड अप्रोच में कवर्ड नहीं है, क्रेडिट एडजस्टेड अप्रोच में कवर्ड नहीं है, तो दैट इज एक्चुअली फॉर जनरल अप्रोच और जनरल अप्रोच के अंदर कवर हो जाएगा
जो कि नेम से भी क्लियर है कि इट्स फॉर जनरल एसेट्स। सो दीज आर थ्री बेसिक अप्रोचेस। किन किन एसेट्स को कवर करेंगे दैट वी डिस्कस इट। अब जिन एसेट्स को जिन अप्रोच में कवर कर रहे हैं उसकी फिर जो है वो इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, उस पे IFRS 9 कहता है कि अगर इफ इट सिंप्लीफाइड अप्रोच, जो एसेट्स कवर हो रहे हैं इन सिंप्लीफाइड अप्रोच, उसके ऊपर कैलकुलेशन विल बी लाइफ टाइम ECL। क्रेडिट अप्रोच के अंदर है तो कम्युलेटिव चेंज इन लाइफ टाइम ECL सिंस इनिशियल रिकग्निशन होगा, और अगर जनरल अप्रोच है तो इट विल बी 12 मंथ्स ECL। 12 months ECL unless a significant increase in credit risk occurs, then lifetime ECLs unless the increase reverses। एक और छोटा सा पॉइंट है इन दैट इज के lifetime ECL if the term of the asset is shorter। So basically we learned two things here। दो न्यू चीजें हमें पढ़ने के लिए मिल रही हैं, दैट इज one is 12 months ECLs and second is lifetime ECLs। Before we conclude this thing कि भाई ECL या impairment कैसे कैलकुलेट होगी in these three approaches, we need to understand कि ये दोनों terminologies का क्या मतलब है। It's simple, name से we can get an idea। 12 months ECL, 12 month ECL बेसिकली जब वो कहता है तो वो IFRS 9 is suggesting कि you will take up 12 month की estimate, यानी कि करंट ईयर की एस्टिमेट, उसके अंदर whatever you loss expect on this asset उसको रिकॉर्ड करो एज इम्पेयरमेंट। लाइफ टाइम ECL से क्या मतलब है? लाइफ टाइम ECL से IFRS 9 सजेस्ट कि भाई इसके टोटल लाइफ के ऊपर जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उसके बेसिस के ऊपर इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करो। यू कैन से वन इज द शॉर्टर वे एंड सेकंड वन इज द लाइफ टाइम, covering the whole life of the asset for impairment purposes। So simplified approach है तो directly you will move into lifetime ECL, उसी को cover कर लोगे। अगर general approach है तो 12 month ECL, but अगर credit risk जो है वो significantly increase हुआ है then you need to go for lifetime ECL as well। General approach के अंदर normally you do it in steps, so simplified approach with the name as सजेस्ट के सिंप्लीफाइड थिंग है तो यू विल डायरेक्टली गो टू लाइफ टाइम ECL, तो उसी पे क्लोज हो जाएगा इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन। यहाँ पे यू विल डू इट इन स्टेप्स एक्चुअली। 12 मंथ ECL से यू विल स्टार्ट एंड देन यू विल मूव ऑन टू लाइफ टाइम ECL, और उसकी बेसिस के ऊपर वी विल कंक्लूड के इम्पेयरमेंट क्या कैलकुलेट होगी फॉर एनी एंटिटी और एनी कंपनी। Yes, so that is the basic idea regarding कि भाई ECL इंट्रोडक्शन क्या है, क्या अप्रोचेस अवेलेबल हैं, कौन से एसेट्स को किस तरह डील करना है, कौन से अप्रोच में डील करना है, एंड 12 months ECL then lifetime ECL की डिस्कशन। इसको फर्दर ऑब्वियसली विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल व्हेन वी डू इंडिविजुअल ईच वन ऑफ अप्रोच इन आवर कैलकुलेशन थिंग, तो उसमें फिर फर्दर उसको डिस्कस करेंगे इन 12 month ECL एंड एवरीथिंग। For the time being, let's start with the calculation. Calculations में let's discuss basic principles. Basic principles obviously ऐसे principle जो तीनों approaches के अंदर relevant हैं, तीनों approaches में जो है वो same रहेंगे, उसमें कोई change नहीं आएगा। Let's start with basic principles first. उसको समझ लेते हैं, इसके बाद individual approach को discuss में detail में discuss करेंगे and we will move on. IFRS 9 क्या कहता है? IFRS 9 के लिए, IFRS 9 एंटिटीज के लिए कहता है कि एंटिटीज को ECL के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस करना पड़ेगा। अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। एज वी डिस्कस्ड इन बेसिक इलस्ट्रेशन के भाई एक प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी अगेन जजमेंट चीज है, जजमेंटल चीज है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एंकी बेंकी होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए IFRS 9 स्पेसिफिकली एंटिटीज को बोलता है कि भाई अनबायस्ड इवैल्यूएशन करो रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए। सेकेंड वो बोलता है कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस शॉर्टफॉल इन केस ऑफ डिफॉल्ट,
शॉर्टफॉल ऑफ कैश फ्लोज बेसिकली, तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्पेसिफिकली इंक्लूड करना जरूरी है उस कैलकुलेशन के अंदर। एंड थर्ड थिंग वो कहता है कि रीजनेबल एंड सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। IFRS 9 या ISB बोर्ड खुद समझता है कि जो डिस्कशन हम ECL में और कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक के बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए IFRS 9 स्पेसिफिकली डिस्कस करता है कि वी आर डिस्कसिंग रीजनेबल एंड सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन। हम कोई एब्सोल्यूट या अश्योर्ड चीज़ें नहीं मांग रहे, कि रीजनेबल आइडिया होना चाहिए, रीजनेबल कैलकुलेशन होनी चाहिए और उसके बाद सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू बैक दैट कैलकुलेशन या जो भी आपका एस्टिमेट है। ऐसा नहीं है कि कंफर्म न्यूज, ऑब्वियसली फ्यूचर की कंफर्म न्यूज तो नहीं हो सकती, तो एक रीजनेबल इवेंट या एस्टिमेट होना चाहिए दैट यू आर कैलकुलेटिंग, और इसके बेसिस पे सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। IFRS 9 स्पेसिफिकली सेज के भाई को अनड्यू कॉस्ट या एफर्ट जो है वो ना लगाई जाए इस चीज के ऊपर, और उसको एस्टिमेट ही कंसिडर किया जाए और एस्टिमेट की बेसिस के ऊपर ही सारी कैलकुलेशन की जाए एंड इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करके वी मूव ऑन। IFRS 9 specifically says may not be necessarily need to be a complex process, और जरूरी नहीं है कि हर पॉसिबल सिनेरियो जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए। हो सकता है कि कहीं पे हम क्लबिंग कर रहे हो, कहीं पे जो है हम मेजॉरिटी भी से कि भाई इतना परसेंट जो है हमने कवर कर लिया, ऑन दैट बेसिस वी आर टेकिंग दिस डिसीजन कि भाई इसके अंदर 10% जो है वो डिफॉल्ट के चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है, इट्स फाइन। एस्टिमेट है, जैसे बाकी एस्टिमेट्स के लिए डिस्कशन होती है, वी विल डू द सेम फॉर ECL एस्टिमेट्स एज वेल, और उसके बेसिस के ऊपर वी विल टेक डिसीजन। और जरूरी नहीं है कि वो जो है कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और जो है वो नॉर्मल गाइडलाइन है कि भाई रीजनेबल हो डिसीजन और सपोर्टेबल इंफॉर्मेशन उसके बैक के ऊपर अवेलेबल हो, दैट इज फाइन। हाँ, कुछ केसेस के अंदर जहाँ इट्स नेसेसरी, बहुत मटेरियल एसेट है या कोई ग्रुप ऑफ एसेट्स है उसके ऊपर के कैलकुलेशन है, वहाँ जो है रीजनेबल, ऑल डिपेंड्स ऑन मटेरियलिटी, उसमें शायद हो सकता है कि ज्यादा एफर्ट डालनी पड़े, बट मे नॉट बी नेसेसरी के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर वेरी फ्यू एसेट्स, रिमेनिंग के लिए इट कैन बी नॉर्मल। फर्दर IFRS permits the use of models for estimating expected losses that do not require explicit scenario and probability analysis. That is, I believe, the most important thing हमारे practical world के लिए। जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स में डील करती हैं, उसके लिए मॉडल्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इन डिस्कशन टॉपिक है। यही हम मेजरली देख रहे होंगे कि जो है जहाँ जहाँ जो है वो एक ग्रुप बनाया जा सकता है एसेट्स का, जहाँ पे एक्सप्लिसिट सिनेरियोज की जरूरत नहीं है, जो डिफरेंट सिनेरियोज नहीं है, सिमिलर चीजें हैं, सिमिलर डिस्कशंस हैं, सिमिलर सिनेरियोज हैं, तो वहाँ पे IFRS 9 अलाउ करता है टू यूज मॉडल्स, कंबाइन करके वी मूव ऑन। For example, we can say कि average credit loss for a large group with shared risk assessment may be a reasonable estimate for the probability weighted amount. टोटल जो है वो अगर शेयर्ड रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो एवरेज क्रेडिट लॉसेस फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ एसेट्स भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बेसिस के भी वी अज्यूम के भाई फॉर एग्जांपल ये जो पूरा जो है वो ग्रुप है उसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की मेरी प्रोबेबिलिटी है दैट इज 10%। एवरेज लिया जा सकता है, मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, बट द मेन थिंग इज के रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज एसेट्स शुड बी सेम, आइडेंटिकल होने चाहिए। उसके बेसिस के ऊपर ही जो है यू कैन गो फॉर डूइंग मॉडलिंग या जो है वो कंबाइन करके डिसीजंस ले सकते। सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। Today we discussed basic introduction
incurred loss model जो background था वो थोड़ा सा discuss किया. Then we went on simple calculations in defined under IFRS 9 for ECL वो discuss की. Then we took a brief introduction of general approach, simplified approach, credit adjusted approach, three approaches defined and allowed under IFRS 9 वो discuss की. And then we went on discussing the basic principles जो कि IFRS 9 set करता है for ECL calculations. In our next video, we will start with detailed discussion on the three approaches and जो बाकी discussions हैं on IFRS 9 ECL will be doing in our next video. I hope it was helpful for all of you. See you again. Take care.